मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। तो आज हम लोग जो है ज्वालामुखी क्रिया के बारे में समझेंगे। भूकंप समझ लिया था, भूकंप किस तरीके से जो है भूकंपीय गतिविधियां कैसे होती हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक से ही संबंधित ये भी क्रियाकलाप है। ज्वालामुखी भी प्लेट टेक्टोनिक ही इस जो है क्रिया को बिल्कुल उसकी परतों को खोल सकता है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स हमने समझ लिया था। तो प्लेट टेक्टोनिक्स समझने के बाद हमने भूकंप के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी क्रिया के बारे में। देखो आए दिनों ये जो है ज्वालामुखी के बारे में पेपर में कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है कि ये है क्या, कौन सी बला जो है ज्वालामुखी क्या है। और हम आंतरिक शक्तियों के बारे में ही पढ़ रहे थे, जिसमें ये सडन मूवमेंट होता है ना आंतरिक शक्तियों में, जो आकस्मिक बल होते हैं आंतरिक शक्ति में। आंतरिक बल में दो प्रकार के बल होते हैं। एक आकस्मिक बल होता है, एक पटल विरूपणी डायस्ट्रोफिज्म। पटल विरूपणी यानी पटल पे, भाई देखो मैं इसीलिए उदाहरण से समझाता हूँ ना। पटल विरूपी को मैंने इस तरीके से समझाया कि जैसे शरीर हमारा है, शरीर में हमारे हाथ पैर बढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, एक तरीके से पटल विरूपण है जो हम देख नहीं सकते हैं, जिसका हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आकस्मिक परिवर्तन होता है उसे हम अनुभव करते हैं, देखते हैं, उसका प्रभाव भी पड़ता है हमारे। तो इसका उदाहरण इसीलिए दिया था मैंने, लूज मोशन वाला। तो भूल क्यों जाते हो भाई, इतना व्यवहारिक उदाहरण देता हूँ हर चीज़। तो लूज मोशन वाला उदाहरण यहाँ पर आप ज्वालामुखी से उसको क्रिया कर सकते हो। हमारे शरीर को पृथ्वी मान लो, भाई हमारा शरीर ब्रह्मांड है ही है, मानो या ना मानो हमारा शरीर ही ब्रह्मांड है। वास्तव में ब्रह्मांड में जो जितने तथ्य हैं, जितने अनसुलझे पहलू हैं, तथ्य सब हमारे शरीर के अंदर हैं, हमारे ब्रेन के अंदर है। वहीं से बना है वो सब कुछ। हमारा पिंड ब्रह्मांडीय पिंड है, हमारे शरीर का पिंड। तो सब कुछ है इसके अंदर, समझने की बात है खाली। तो इस तरीके से ज्वालामुखी क्रिया आज हम लोग पढ़ेंगे। ज्वालामुखी क्या चीज़ है, देखो ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है ना, ज्वाला और मुखी। ज्वाला अग्नि की ज्वाला, ज्वाला किसकी, अग्नि की ज्वाला। और अग्नि की ज्वाला कहाँ से निकलेगी, जिस मुख से निकलेगी, जिस मुख से निकलेगी अग्नि की ज्वाला, उसे ही क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। अब यहाँ पर ज्वाला तो एक महत्वपूर्ण तथ्य है, ज्वाला तो एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो निकलेगी निकलेगी, इसलिए उसका नाम रख दिया गया ज्वालामुखी। लेकिन ज्वालामुखी क्रिया में बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं, बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं। और मेनली पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। अब तो प्लाज्मा भी एक पदार्थ है, ठीक है। जैसे सूर्य वाला, सूर्य में प्लाज्मा ही है। सूर्य में जो पदार्थ है वो किस रूप में है, प्लाज्मा है। वो पता है, हंस रही, प्लाज्मा का उदाहरण मैंने बताया था, उसे याद है, ठीक। तो लेकिन मेनली पदार्थ 3 ही अवस्थाओं में होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। यहाँ भी हम ज्वालामुखी क्रिया में भी ठोस, द्रव, गैस निकलती हैं। यहाँ पर द्रव तो खैर उस अवस्था में नहीं निकलेगा कि पानी निकल आए। जब ज्वाला निकल रही तो पानी वहाँ निकलेगा ही नहीं। फिर पानी किस रूप में निकलेगा, जलवाष्प के रूप में। पानी जलवाष्प के रूप में निकलेगा, तो उसे चाहे गैस में रखो, जलवाष्प भी गैस ही है, चाहे उसे द्रव में रखो, दोनों की अवस्थाओं में आ जाता है। जलवाष्प जो है गैस में भी है और द्रव अवस्था में भी है। तो यहाँ पर तीनों अवस्थाओं में ज्वालामुखी की क्रिया से पदार्थ निकलते हैं। अब देखो इसको ये समझो इस तरीके से, जैसे मैंने बताया था, ये है एक ज्वालामुखी। इसके नीचे जो है एस्थेनोस्फीयर, जो 200 किलोमीटर की गहराई में एस्थेनोस्फीयर पाया जाता है, दुर्बलता मंडल जिसको कहते हैं, वहाँ पर जो पदार्थ है प्लास्टिक अवस्था में पाया जाता है। चट्टानी पदार्थ जो है किस अवस्था में पाया जाता है, प्लास्टिक अवस्था में, द्रवित अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पर चूंकि वो द्रवित अवस्था में पाया जाता है, तो इसको कहते हैं, अंदर जब वो पिघली अवस्था में है चट्टानी संरचना, तो उसको कहते हैं मैग्मा। क्या कहते हैं, मैग्मा, ठीक। और मैग्मा है जो है किसी एक बॉक्स में भरा हुआ रखा है, किसी एक जो है उसमें एक जगह है जिस कोठार में रखा हुआ है, उस कोठार को मैग्मा चैम्बर कहते हैं। जिस कोठार में मैग्मा भरा हुआ रहता है उस कोठार को क्या कहते हैं, मैग्मा चैम्बर। तो ये मैग्मा चैम्बर यहाँ पर भरा हुआ है। और हमने बताया था कि अंदर जो है आंतरिक बल कार्य करते हैं, अंदर आंतरिक बल कार्य करते हैं। आंतरिक बल कार्य कैसे करते हैं, क्योंकि चट्टानों में सिकुड़न उत्पन्न होता है, फैलाव उत्पन्न होता है, रेडियो सक्रिय पदार्थ पाए जाते हैं धरातल के नीचे, तो वो सब आंतरिक बल को उत्पन्न करते हैं। तो मैग्मा चैम्बर से मैग्मा निकल करके बाहर आने की कोशिश करता है, धरातल पर मैग्मा आने की कोशिश करता है। अब आएगा कैसे, एक पाइप बना लेता है, नेचुरल पाइप बना लेता है अपना प्राकृतिक अवस्था में। जिस रास्ते से आता है उस रास्ते को कहते हैं पाइप, ज्वालामुखी पाइप। क्या कहते हैं,
ज्वालामुखी पाइप, अंग्रेजी में कहते हैं वॉल्केनिक वेंट, अंग्रेजी में कहते हैं वेंट, अंग्रेजी में वेंट कहते हैं। वो जाने वाला वेंट नहीं, डब्लू नहीं लगेगा, वी लगेगा, वेंट, वेंट मतलब गया, वो वाला गया वाला नहीं, वी। तो ज्वालामुखी पाइप कहते हैं, वेंट कहते हैं किसको, जिससे ज्वालामुखी, जिससे मैग्मा चैम्बर से लावा बाहर निकलता है। जब तक अंदर है चैम्बर में है तो मैग्मा है, बाहर आके ठोस हो जाएगा, जम जाएगा तो वो लावा हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ से ये चलेगा आंतरिक शक्ति के कारण, और कभी कभी क्या होता है इधर भी रास्ता बना लिया, कभी कभी इधर भी रास्ता बना लिया, तो ये एक सहायक पाइप बन गया। कभी कभी इधर भी रास्ता बना लिया तो एक सहायक पाइप इधर भी बन गया। और यहाँ पर इसने क्या किया, ये जो हमारा स्थल है, स्थल को इसने फोड़ दिया, स्थल के इस भाग को क्या कर दिया, फोड़ दिया। प्रेशर से आएगा तो इसको तोड़ देगा, तो यहाँ पर मुंह बन जाएगा, यहाँ पर मुंह बन जाएगा। तो इस मुंह को ज्वालामुखी मुख कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वालामुखी का मुख, ज्वालामुखी का मुख। लेकिन अब भूगोल हम पढ़ रहे हैं तो सिंपल भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है, तो इस मुख को क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेटर। तो ज्वालामुखी क्रेटर ये हो जाता है। ये क्या है, जहां से ज्वालामुखी के पदार्थ निकलते हैं धरातल के ऊपर से, बाहरी सतह से, उसको क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं, या ज्वालामुखी का मुख कहते हैं। अब इसमें इस क्रेटर से, इस मुख से जो है बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं, जिसमें हमने बताया ठोस पदार्थ की अगर बात करें, ठोस पदार्थ की अगर बात करें तो ठोस पदार्थ में बड़े बड़े चट्टानी संरचना जो निकलते हैं, कुछ जो है मीटर से लेकर कुछ फीट, कुछ काफ़ी बड़े बड़े जो है चट्टानी पदार्थ निकलते हैं, मीटरों में 1-1, 2-2 मीटर बड़े बड़े चट्टान निकलते हैं बाहर। तो ऐसे को अब ये बड़े निकलेंगे और तो फिर ये विस्फोट भी ज़्यादा करते हैं बड़े वाले पदार्थ, तो इनको क्या कहते हैं, बम कहते हैं, ज्वालामुखी बम कहते हैं, इनको कहते हैं ज्वालामुखी बम। ज्वालामुखी बम क्या है, धरातल के नीचे से ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से निकलने वाले बड़े बड़े चट्टानी संरचना को क्या कहते हैं, बम कहते हैं। तो ये ज्वालामुखी बम निकलेगा, यहाँ से बड़े बड़े चट्टानी संरचना निकलेंगे। और इसके अलावा जो लगभग चने के दाने के बराबर, मटर के दाने के बराबर छोटे छोटे कण निकलते हैं धरातल के नीचे से, तो उसको कहते हैं लैपिली। क्या कहते हैं, लैपिली। और इसके अलावा जो है लावा का जो है, जब लावा निकलता है तो लावा के झाग जो है सूख जाते हैं, लावा के झाग। जैसे दूध नहीं निकालते हैं, दूध काढ़ते हैं, दूध में जो है बहुत लोग दूधिया तो ऐसे ही नाप देते हैं झाग सहित, फिर बाद में झाग दब जाता है, दूध कम रह जाता है। तो ऐसे ही लावा का भी झाग बनता है, और वो झाग सूख करके बन जाता है प्यूमिस या प्यूमिक। वो झाग सूख करके क्या बन जाता है, प्यूमिस या प्यूमिक बन जाता है। अब झाग का बना है तो क्या होगा, भारी होगा कि हल्का होगा, हल्का होगा। तो वो झाग का बना हुआ है तो प्यूमिस हल्का होता है। प्यूमिस क्या होता है, हल्का। उसको पानी में डालोगे तो तैरने लगेगा, बनेगा सूख करके चट्टान, वो बन जाएगा क्या, सूख करके चट्टान, लेकिन वो पानी में तैरेगा। हमको लगता है रामचंद्र जी की सेना जब श्रीलंका जा रही थी तो उन्होंने जो पहाड़ बनाया, वो पुल बनाया था पत्थर का, तो वहाँ प्यूमिस पत्थर जरूर रहे होंगे जो तैर रहे होंगे सतह पर। ठीक, तो इस तरीके से ये प्यूमिस पत्थर जो है बन जाते हैं और ये तैरते हैं। ये कैसे, ज्वालामुखी जो है उससे बनता है, ज्वालामुखी के झाग से बनता है। जो लावा निकल रहा है, मैग्मा निकल रहा है, उसके झाग से बनता है, तो ये हल्के होते हैं, पानी में तैरते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो है महीन महीन बारीक बारीक कण निकलते हैं, धूल रेत के कण, राख के कण, ये सब निकलते हैं। तो ये सब जो है ठोस पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ठोस पदार्थ के अंतर्गत। तो अब जब जैसे भारी, जैसे बम होगा, बम तो ज़्यादा ऊंचे तक नहीं जाएगा ना, जो हल्के पदार्थ होंगे, धूल राख, ऊपर जाकर के बादल बना लेंगे, ऊपर जाकर के बादल बन जाएगा, तो धूल राख का बादल बन जाएगा। यहाँ पर ज्वालामुखी बादल इसको कह सकते हो, ज्वालामुखी बादल कह सकते हो। तो धूल राख का ज्वालामुखी बादल बन जाता है। और मटर के दाने के बराबर जो है वो थोड़ा और ऊंचे चले जाएंगे, बड़े बड़े नीचे रह जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से ये लैपली हो गया, ये बम हो गया, और यहीं पर जो है प्यूमिस बन जाएगा। यहीं पर जो है प्यूमिस भी उड़ते रहते हैं कुछ वायुमंडल में, और इसके साथ साथ में जलवाष्प भी निकलता है। अब जब यहाँ से लावा, मैग्मा से, मैग्मा चैम्बर से मैग्मा निकल रहा है, तो इसके संपर्क में कोई ना कोई पानी भाग आएगा ना, जलीय भाग आएगा। अब जलीय भाग आएगा तो जल क्या हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा, तो भाप भी निकलेगा। तो यहाँ से क्या निकलता है, जलवाष्प भी निकलता है, इसके अंतर से जलवाष्प भी निकलता है। इसके अलावा बहुत सारी गैसें निकलती हैं, इसमें से बहुत सारी गैसें निकलती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और जो है नाइट्रोजन गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ऐसे बहुत सारी गैसें भी रिलीज होती हैं इसमें से। इसीलिए कभी कभी ये बादल बन करके और गैसें इसमें मिश्रित हो जाती हैं, तो वर्षा भी होती है। यहाँ पर वर्षा भी होने लगती है, क्योंकि गैसें जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या जा करके ठंडक प्रदान करती है, तो वो जो है यहाँ से नीचे से जो है टेम्परेचर को डाउन करती है और वर्षा होती है। हमारी पृथ्वी पर जब शुरुआत में वर्षा बहुत अधिक हुई थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उसमें बहुत बड़ी
महत्ता थी, बहुत बड़ा योगदान था ज़्यादा बारिश होने में। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये पूरा हमने सिस्टम समझा। एक ज्वालामुखी जो होता है उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं मोस्टली जो है, एक तो पाइप होता है जिसके माध्यम से ज्वालामुखी का मैग्मा बाहर निकलता है, मैग्मा और सारे पदार्थ बाहर निकलते हैं, और इसके सहायक पाइप भी बन जाते हैं कभी कभी। ठीक है, मान लो इधर जा रहा है और कभी क्या हुआ कि यहाँ आगे जाकर सूख गया ज्वालामुखी, ऐसा तो नहीं है कि लगातार फट रहा है, अब ज्वालामुखी बंद हुआ तो ये पाइप जो है यहाँ पर क्या हो गया, बंद हो गया, सूख गया ऊपर ही। फिर दोबारा जब विस्फोट हुआ तो उसने सहायक पाइप बना लिया इस साइड, ये ज़्यादा टाइट हो गया, इधर नहीं जा पाए, इधर की चट्टानी परत को उसने तोड़ दिया तो ये पाइप इधर को चला गया। ठीक, तो इस तरीके से ये सहायक पाइप बन गया। और यहाँ पर जो तोड़ेगा यहाँ भी तोड़ेगा, मुंह बनाएगा तो यहाँ भी क्रेटर बन जाएगा, ज्वालामुखी का क्रेटर यहाँ भी बन जाएगा, ज्वालामुखी का क्रेटर यहाँ भी बन जाएगा। क्रेटर मतलब ज्वालामुखी का मुख, क्रेटर मतलब ज्वालामुखी का मुख। और जब इस क्रेटर में मान लो ज्वालामुखी शांत हो गया, काफ़ी लंबे समय से कुछ वर्षों से शांत पड़ा है, नहीं विस्फोट हो रहा है, बारिश हो रही है, तो इस क्रेटर में पानी भर जाता है, इस मुहाने में पानी, क्योंकि यहाँ पर जो इसके नीचे जो ये है अपना लावा है वो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, तो ये नीचे से तली बंद हो जाएगी, नीचे से पाइप क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बारिश होगी तो इसमें पानी भर जाएगा। तो इस प्रकार के जो झील बनते हैं उसको बोलते हैं क्रेटर झील। क्या बोलते हैं, क्रेटर झील। नहीं नहीं इतना देखो, जो एस्थनोस्फेयर वाला मंडल है वो हमने बताया ना कि जो हमारा आंतरिक संरचना है पृथ्वी की, तो उसके चारों तरफ ये चैम्बर जगह जगह पाए जाते हैं, हॉट स्पॉट्स टाइप के, ये हॉट स्पॉट्स होते हैं। ठीक, ये कहीं भी हो सकते हैं। अब कहीं भी ज़्यादातर जहाँ मतलब दो प्लेट्स टकराते हैं या अपसरण होता है तो उनके नीचे फिर ये चैम्बर्स जो होते हैं वो उनको मौका मिल जाता है बाहर निकलने का। ये पृथ्वी में एस्थनोस्फेयर तो हर जगह पाया जाता है, एस्थनोस्फेयर मंडल, लेकिन निकलेंगे बाहर कहाँ से, जहाँ से उनको मतलब ऊपर से जो है प्लेट्स खुलेंगे या जुड़ेंगे, टक्कर होगा। भाई जब टकराते हैं दो प्लेट्स तो क्या होता है, जो भारी प्लेट है नीचे जाकर के गलित होता है तो चैम्बर में मैग्मा और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसमें ऊर्जा रिलीज होती है। तो इस तरीके से ये तो मैग्मा खत्म कैसे होगा भाई, बन भी तो रहा है, वो प्लेट्स टकरा तो रही हैं, प्लेट की टक्कर तो हो रही है, लगातार बन तो रहे मैग्मा, ऐसा तो है नहीं। अब जैसे स्ट्रोम्बोली है, स्ट्रोम्बोली को प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। स्ट्रोम्बोली में जो है वहाँ वो भूमध्य सागर में है, लिपारी द्वीप पर जो है भूमध्य सागर में स्ट्रोम्बोली एक ऐसा ज्वालामुखी है जहाँ पे हमेशा जो है वहाँ पर ज्वाला निकलती रहती है, ज्वाला निकलती रहती है। तो नाविक को उससे फ़ायदा होता है, जो भूमध्य सागर में नाव लेकर जाते हैं उनको ये पता चल जाता है कि अच्छा ये स्ट्रोम्बोली आ गया तो हमारी दिशा इधर होगी, हम इधर जा सकते हैं, उधर जा सकते हैं। अब तो खैर हमारे पास बहुत सारे यंत्र हैं, नाविकों के पास जो है दिशा सूचक यंत्र है, लेकिन पहले ये काम आता था। पहले लिपारी जो ज्वालामुखी स्ट्रोम्बोली था उसी की सहायता से नाविक अपने दिशा का ज्ञान करते थे। अब तो दिशा सूचक यंत्र चल रहे हैं, बहुत सारे यंत्र आ गए हैं, तो इसीलिए उसको प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्रोम्बोली को। तो खत्म नहीं हो रहा है क्योंकि लगातार जो है प्लेटें टक्कर मार रही हैं। अब वो स्ट्रोम्बोली कहाँ पर है, यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट टक्कर मार रही हैं, यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट टक्कर मार रही है। भाई ये देखो, ये है भूमध्य सागर और यहीं पर है लिपारी द्वीप, ठीक, और ये है अफ्रीकन प्लेट और ये है यूरेशियन प्लेट, दोनों टक्कर मार रही हैं, दोनों टक्कर मार रही हैं। तो यहाँ पर मैग्मा कैसे खत्म होगा, तो मैग्मा उसमें हमेशा भरा हुआ है, बन रहा है, नए मैग्मा का निर्माण हो रहा है, निकलने का इतना वो तो है नहीं। तो इस तरीके से ये जो है हमने इसका विभिन्न अंग पढ़े, किसके, ज्वालामुखी के विभिन्न अंग हैं। अब हम लोग यहाँ पर जो है इसके प्रकार की बात करेंगे, ज्वालामुखी के प्रकार की बात करेंगे। ज्वालामुखी मुख्य रूप से 3 प्रकार की, ज्वालामुखी के 3 प्रकार हैं। ज्वालामुखी के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं मुख्य रूप से। पहला ज्वालामुखी जो है ये तुम लोग 6th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। पहला ज्वालामुखी का प्रकार जो है जिसको सक्रिय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सक्रिय, या इसको एक्टिव ज्वालामुखी वोल्केनो बोलते हैं, एक्टिव वोल्केनो। ठीक, अब सक्रिय ज्वालामुखी अर्थात इसमें निरंतर जो है ज्वालामुखी क्रिया संपन्न होती रहती है। निरंतर मतलब लगातार भी हो सकती है, बीच में ब्रेक भी हो सकता है, कुछ समय बाद फिर उसमें जो है सक्रियता दिखाई देगी। तो ऐसे पूरी दुनिया में लगभग 500 सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। कितने, 500, लगभग 500 पूरी दुनिया में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अब इसमें सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो हमने स्ट्रोम्बोली बताया ही, स्ट्रोम्बोली जो कि भूमध्य सागर में है, ठीक, स्ट्रोम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी है। और इसके अलावा इक्वेडोर में कोटापैक्सी है, इक्वेडोर में कोटापैक्सी है, और ये भूमध्य रेखा के पास स्थित है। जो इक्वेडोर की राजधानी क्या है, क्वेटो, जो भूमध्य रेखा पर स्थित है, उसी के पास में नज़दीक जो है ये कोटापैक्सी ज्वालामुखी है, जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, जो सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कहाँ है, इक्वाडोर में, यानी साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में।
तो ये भी सक्रिय है, कोटापेक्सी भी क्या है, सक्रिय। तो सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव ज्वालामुखी क्या होते हैं, जिनमें लगातार जो है इरप्शन होता रहता है, वॉल्केनिक इरप्शन लगातार होते रहते हैं, उसको सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी। दूसरा क्या है, प्रसुप्त। प्रसुप्त मतलब सोया हुआ है, कुंभकर्ण है ये, क्या है, कुंभकर्ण। 6 महीने सो रहा है, फिर अचानक जग जाएगा, और जब जगेगा अचानक तो फिर भयानक विस्फोट करेगा। सोने वाले आदमी को जगा दो भाई, जो लगातार कर रहा है, उल्टी कर रहा है लगातार, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे स्ट्रोम्बोली है, स्ट्रोम्बोली से कोई दिक्कत नहीं होती, उसमें प्रकाश निकलता है, थोड़े बहुत जो है मैग्मा निकलता है। लेकिन अगर डॉट लग जाए, सूख जाए ऊपर से आकर के, जैसे यहाँ से जो है पाइप है, और कुछ समय के लिए ज्वालामुखी उद्गार बंद हो गया, पाइप क्या हो गया, सूख गया, और मैग्मा चैम्बर से फिर से पुनः जो है अंदर से जो है इसने जो है बदहजमी वाली चीज़ खा ली, दस्ताने लगे इसको, पेट खराब हो गया इसका, तो फिर बहुत तेज प्रेशर मारेगा, तो ये सब तोड़ करके निकलेगा बाहर। ये सब जो सूखा हुआ पदार्थ है इसका तोड़ करके बाहर निकलेगा, तो ये विस्फोट ज़्यादा करेगा। तो सोया हुआ प्रसुप्त ज्वालामुखी ज़्यादा विस्फोट करेगा, प्रसुप्त ज्वालामुखी ज़्यादा विस्फोट करेगा। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे जापान का फ्यूजियामा है, जापान का फ्यूजियामा है, तो ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। जापान तो ज्वालामुखी पेटी पर ही स्थित है, क्योंकि वहाँ पर जो है जो है फिलीपींस प्लेट टेक्टोनिक्स और प्रशांत प्लेट टेक्टोनिक्स, मतलब प्रशांत प्लेट और फिलिपाइन प्लेट और इधर यूरेशियन प्लेट, ये दोनों सब टक्कर मार रहे हैं। हमने चारपाई वाले को उदाहरण दिया था कि जो है एक ऐसी खटिया जो है, जो बरसात वाली खटिया, तो उसमें क्या होता है, एक पाया जो है हमेशा उसका उठा रहता है, इधर बैठोगे तो उधर वाला पाया उठ जाएगा। तो जापान की यही स्थिति है। जापान में जो है एक तरफ उसके दक्षिण में जापान के इस साइड में जो है कौन सा फिलिपाइन प्लेट है, इधर क्या है, फिलिपाइन प्लेट है, और इधर ये प्रशांत प्लेट है, और इधर यूरेशियन प्लेट है। तो इसकी स्थिति बड़ी विकट है, यहाँ पर फिलिपाइन प्लेट है, सब टक्कर मार रहे हैं, तो इसलिए जापान में ज्वालामुखी भी बहुत फटते हैं और भूकंप भी बहुत आते हैं। ठीक, तो यही कारण है जापान में ज़्यादा भूकंप आने, ज़्यादा ज्वालामुखी क्रिया होने, भूकंप ज़्यादा आते हैं। तो इस तरीके से ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है, जो सोया हुआ है कई वर्षों से, फिर अचानक उसमें क्या हो जाए, विस्फोट हो जाए। आपके भारत में भी, अंडमान निकोबार में भी जो इस तरीके से काफ़ी लंबे समय से एक ज्वालामुखी सोया पड़ा हुआ है। ठीक, नारकुंडम तो वो तो मृत ज्वालामुखी है, प्रसुप्त में, हाँ, तो नारकुंडम ही। ठीक, तो प्रसुप्त ज्वालामुखी, फ्यूजियामा है, ये कई उदाहरण हैं। और इसके अलावा जो ज्वालामुखी हजारों वर्षों से मरे पड़े हैं, उनमें कभी अभी उद्गार नहीं हुआ है। हमारे इस मानव जो है जीवन मतलब हजारों वर्ष हो गए, हमारी मानवीय सभ्यता अभी जो है कितने वर्ष पुरानी है, ज़्यादा 10,000 वर्ष पुरानी है। तो इस दौरान 2-3 बार उसमें विस्फोट हुए होंगे, और हजारों वर्षों से वो मरे पड़े हैं, तो इसीलिए उनको क्या नाम दे दिया गया, मृत, या इसको एक्सटिंक्ट बोलते हैं। मृत को क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट या डेड। तो एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी या डेड ज्वालामुखी, सक्रिय एक्टिव हो गया। प्रसुप्त जो है ये सोया हुआ है। प्रसुप्त को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्या लिखा है प्रसुप्त की अंग्रेजी, डॉर्मेंट। प्रसुप्त को क्या कहते हैं, डॉर्मेंट। तो डॉर्मेंट भी कहते हैं इसको प्रसुप्त को, और एक्सटिंक्ट कहते हैं। एक्सटिंक्ट मतलब जिसका अस्तित्व खत्म हो गया हो, जिसका अस्तित्व खत्म हो गया हो, मृत या डेड, एक्सटिंक्ट कहते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ उदाहरण हैं। अब इसमें मृत में जो है आपका किलिमंजारो है, मृत में किलिमंजारो है, ये अफ्रीका का जो है, अफ्रीका का एक ज्वालामुखी है जो मृत ज्वालामुखी है। केन्या ज्वालामुखी है इसी के पास में, वो भी मृत ज्वालामुखी है। तो ये सभी मृत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। और इसके अलावा देखो, अब सक्रियता के आधार पे ये तो 3 जो है प्रकार हो गए। इसके अलावा ज्वालामुखी के उद्गार के आधार पे 2 प्रकार से ज्वालामुखी के उद्गार होते हैं। एक होता है दरारी उद्भेद, और एक दरारी उद्भेदन, और एक होता है केंद्रीय उद्भेदन। दरारी उद्भेदन और केंद्रीय उद्भेदन। फिशर इरप्शन होता है और सेंट्रल इरप्शन होता है। ये थोड़ा और समझ लो। देखो, सेंट्रल इरप्शन में क्या होता है, जो केंद्रीय उद्गार होता है उसमें ज्वालामुखी विस्फोट के साथ बाहर निकलता है, उसमें ज्वालामुखी विस्फोट के साथ बाहर निकलता है। और जो दरारी उद्भेद होता है उसमें दरार बन जाता है ज्वालामुखी, उसमें धीरे धीरे लावा बाहर निकलता है। जैसे जो ये मिड अटलांटिक वाला जो मध्य महासागरीय कटक बना है ना, ये आकार में, तो ये कैसे बना है, दरारी उद्भेदन से बना है। ये कैसे बना है, दरारी। यहाँ पे ये वाली प्लेट इधर खिसक रही है, यूरेशियन प्लेट जो है पूरब की तरफ, और अमेरिकन प्लेट पश्चिम की तरफ जा रही है, तो बीच में गैप हो रहा है, दरार बन रहा है, तो उस दरार से लावा निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर मिड अटलांटिक कटक का निर्माण हो रहा है। तो ये दरारी से। और जो भारत है हमारा, भारत में जो दक्कन का प्लेटो है, दक्कन का प्लेटो भी ज्वालामुखी से बना है, तो ये भी कैसे बना है, दरारी से बना है। कैसे बना है, दरारी से। तो इस तरीके से ये दरारी उद्भेदन होते हैं, जहाँ पर नुकसान नहीं होता है, वहाँ पर लावा आराम से निकलेगा और फैलता रहेगा। लावा आराम से निकलेगा और दूर तक फैल जाता है, तो एक पठार बन जाता है।
जैसे भारत में दक्कन का पठार, दक्कन का पठार किससे बना है? लावा से बना है। अब दक्कन का पठार लावा से बना है और लावा में लोहे की मात्रा जो है ज़्यादा होती है, फेरस की मात्रा अधिक होती है, लौह तत्व ज़्यादा होता है। और लौह तत्व ज़्यादा होता है तो वहाँ जो मिट्टी बनती है, भाई मिट्टी भी चट्टानों से बनती है। चट्टानों के पेरेंट्स, माँ बाप कौन है? वो मिट्टी के माँ बाप कौन है? चट्टान है। तो पेरेंटल लॉक बोलते हैं इसलिए चट्टानों को। चट्टानों पर जब जो है अपक्षय की क्रिया होती है तो उससे मिट्टी बनते हैं। तो वहाँ पर भारत में जो दक्कन का प्लेटू वाला क्षेत्र है वहाँ पर काली मिट्टी बनती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। काली मिट्टी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लोहे की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए उसका कलर जो है काला हो जाता है। काला क्या मतलब उस तरीके से हो जाता है जैसे आपका जो चॉकलेट वगैरह होते हैं डार्क कलर के, उस टाइप के कलर का हो जाता है, इसलिए इसको ब्लैक सॉइल कहते हैं। तो वो सॉइल पढ़ेंगे तब, लेकिन यहाँ पर हमने इसलिए बता दिया क्योंकि वो वहीं से संबंधित है, ज्वालामुखी के चट्टान से ही निर्मित है वो बेसाल्टिक पर। ठीक, तो इस तरीके से ये दो प्रकार हो गए उसके ज्वालामुखी के उद्गार के आधार पे। ज्वालामुखी के उद्गार के आधार पे एक केंद्रीय उद्गार और एक दरारी उद्गार। केंद्रीय उद्गार जो होता है विस्फोटक होता है, उसमें विस्फोट होता है, और दरारी उद्गार में लावा प्रेम से बाहर निकलता है, आसानी से बाहर निकलता है, पठार उठार का निर्माण कर देता है। ठीक, और इसके अलावा जो है अब इनके कुछ वितरण देखेंगे, इनका कुछ हम वितरण देखेंगे। विश्व में ज्वालामुखी का क्या वितरण है, तो वितरण को हम लोग देखने के लिए विश्व का मानचित्र बनाएंगे। विश्व का मानचित्र, भाई जहाँ जहाँ भूकंप पेटी थी और जहाँ जहाँ जो प्लेटों के किनारे हैं, मैंने बताया ना कि जो प्लेट्स हैं पूरी दुनिया में 6 प्लेट्स हैं प्रमुख रूप से। मेजर प्लेट्स कितने हैं? 6 या 7, दोनों नंबर याद रखना, 6 या 7। और माइनर प्लेट्स कितने हैं? 20 प्लेट्स के आसपास में हैं। अब तो 100 प्लेट्स की बात की जा रही है, लेकिन अभी ऑथेंटिक किताबों में सिर्फ 20-22 प्लेट्स ही मिलती हैं। ठीक, तो जो है ये जो प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स के किनारे ही बहुत महत्वपूर्ण है और इन किनारों के सहारे ही क्या आते हैं? ज्वालामुखी की क्रिया आती है ज़्यादातर, लेकिन बीच में भी आते हैं, अंतरा प्लेट में भी आते हैं, वो कम आते हैं। ज़्यादातर ज्वालामुखी क्रिया कहाँ होती है? प्लेटों के सहारे ही होती है। तो हम लोग यहाँ पर विश्व के मानचित्र की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारा है प्यारा सा विश्व, भाई विश्व है। अब हम विश्व की बात करेंगे तो इसको भी थोड़ा सा प्यार दे दें, ये भी तो प्यारा ही है। भारत हमारा प्यारा है तो विश्व भी तो प्यारा है, विश्व से ही तो हमारा भारत बना है। ठीक, तो ये अब देखो, ये बनाते जब मानचित्र तो सब चीज़ समझते रहो। इसमें ये अफ्रीका होगा, जो अभी बना रहा हूँ ये क्या है? अफ्रीका महाद्वीप है। और ये है आपका अरब प्रायद्वीप, ये क्या है? अरब प्रायद्वीप। और इसी से निकल गया इधर भारत आ गया। और ये है आपका जो है इधर रूस, यूरेशिया वाला क्षेत्र है, पूरा एक ही मिला हुआ है। लेकिन यूरेशिया का पूर्व वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? साइबेरिया। क्या कहलाता है? तो ये साइबेरिया है। और ये नीचे चाइना है, ये क्या है? चाइना है। यहीं पर जो है आपका म्यांमार है। ठीक, ये और यहाँ पे जो है आपके दक्षिण पूर्व एशिया के तमाम देश आ जाते हैं। और ये आपका इंडोनेशिया मलेशिया वाला क्षेत्र हो गया। और यहाँ आएंगे तो क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, ये आपका जापान है जो एशिया का विकसित देश है। तो इस तरीके से ये विश्व का नक्शा हमको मिल गया, बन गया। अब इसमें देखते हैं कहाँ कहाँ पर जो है कौन कौन से वो पाए जाते हैं ज्वालामुखी की, जो है इसकी पेटियाँ कहाँ कहाँ पर हैं। तो देखो, हमने देखा था कि यहाँ पर कौन सा प्लेट है? प्रशांत प्लेट है। यहाँ पर कौन सा प्लेट है? प्रशांत। और यहाँ पर उत्तरी अमेरिकी प्लेट है और अमेरिकी प्लेट है। उत्तर में उत्तरी अमेरिकी प्लेट और दक्षिण में दक्षिण अमेरिकी प्लेट। इधर भी यूरेशियन प्लेट है और इधर प्रशांत प्लेट है। इसमें ग्लोब में समझो, देखो ये वाला हिस्सा जो पीछे वाला हिस्सा है ये पूरा क्या है? प्रशांत प्लेट है। ये क्या है? जो समुद्र से भरा हुआ है ये क्या है? प्रशांत प्लेट है। प्रशांत प्लेट है। और ये वाला अमेरिकी प्लेट है, ये क्या है? अमेरिकी प्लेट है। और ये क्या है? यूरेशियाई प्लेट है। अब ये जब प्रशांत प्लेट इन दोनों प्लेटों से टक्कर मार रहे हैं, प्रशांत प्लेट एक तरफ तो आपका किससे टक्कर कर रहा है? यूरेशियाई प्लेट से, और एक तरफ अमेरिकी प्लेट से टक्कर कर रहा है। तो अगर इसको अब ये इस तरीके से मिलाएंगे, देखो इस तरीके से मिलाएंगे तो एक वृत्त बन जाता है। क्या बन जाता है? वृत्त। और इस वृत्त के सहारे ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है। ये वृत्त जो बन जाता है इस तरीके से, इस वृत्त के सहारे ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है। तो इस अब ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है, अग्नि निकलती रहती है उसमें से, तो इसीलिए इसको बोलते हैं अग्नि मेखला। क्या बोलते हैं? अग्नि, प्रशांत महासागर की अग्नि मेखला। ठीक, अग्नि मेखला, अग्नि वलय या अग्नि मेखला कहते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर पहली पेटी हमको जो मिलेगी अग्नि मेखला की मिलेगी, ये इस तरीके से मिल गई। ये अगर इसको मिला दोगे तो इस तरीके से ये गोल गोल ऐसे आकर के मिल जाएगा। तो इसको जैसे मैंने इसमें बनाया ग्लोब में, तो ये कहलाता है क्या? रिंग ऑफ फायर। क्या कहलाता है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक, प्रशांत महासागर की अग्नि मेखला। तो पहली पेटी कौन सी होगी? प्रशांत महासागर की अग्नि मेखला। और ज़्यादातर ज्वालामुखी की क्रिया इसी अग्नि मेखला में ही देखने को मिलती है। किसमें? प्रशांत महासागर की, या इसको परिप्रशांत पेटी भी कहते हैं। क्योंकि परि मतलब परिधि, और परिधि किनारा वाला हिस्सा हो गया,
तो प्रशांत महासागर के किनारे किनारे इसका विस्तार पाया जाता है, इसलिए इसको परिप्रशांत ज्वालामुखी पेटी कहते हैं। परिप्रशांत ज्वालामुखी पेटी या फिर जो है अग्नि मेखला, अग्नि वलय या अग्नि मेखला या पैसिफिक फायर रिंग ऑफ पैसिफिक। ठीक, तो इस तरीके से ये पहली पेटी हो गई। ये कौन सी पेटी हो गई? पहली। और दूसरी पेटी जो है महाद्वीप के बीच से जाती है। दूसरी पेटी कहाँ से जाती है? महाद्वीप के बीच से जाती है। यहाँ से ऐसे निकलती है इस तरीके से, ऐसे भारत से ऊपर छोड़ते हुए इस तरीके से चली जाती है और प्रशांत महासागर की पेटी से मिल जाती है। तो इसको बोलते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी। महाद्वीप में है, कटक नहीं, कटक तो महासागरों में पाए जाते हैं। तो ये मध्य महाद्वीपीय ज्वालामुखी पेटी हो गई। दूसरी पेटी कैसे होगी? मध्य महाद्वीपीय ज्वालामुखी पेटी, जो कि पश्चिमी यूरोप से शुरू होकर के, यानी अटलांटिक महासागर से, उत्तरी अटलांटिक महासागर से शुरू होकर के और फिर ये जो है इंडोनेशिया तक जाती है। इंडोनेशिया मलेशिया तक जा करके फिर कहाँ मिल जाती है? परिप्रशांत मेखला में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? परिप्रशांत मेखला में मिल जाती है। तो एक ये पेटी हो गई। इसीलिए आपने देखो हिमालय में ज्वालामुखी नहीं आते हैं, हिमालय में ज्वालामुखी नहीं आते हैं, क्योंकि हिमालय से ऊपर है जो ये पेटी जाती है, हिमालय पर्वत से ऊपर होकर जाती है। और यहाँ पर जरूरी नहीं कि अभी जो है उद्गार हो रहा हो, पहले कभी उद्गार हुआ होगा। यहाँ पर चूंकि जैसे भारत में दक्कन वाला क्षेत्र है, यहाँ पर दक्कन का पठार, वो जो है उसका क्या नाम है, पठार पाया जाता है, ज्वालामुखी पठार, जिसको डेक्कन प्लेटो बोलते हैं। तो इस तरीके से डेक्कन प्लेटो ज्वालामुखी से निर्मित है। तो ऐसे ही चीन में जो है बहुत सारे पठार हैं जो वॉल्केनिक प्लेटूज हैं। तो यहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन पहले कभी हुए थे, इसलिए इनका निर्माण हुआ है। और ये सब यहाँ पर एक मेखला जो है प्रशांत महासागर में भी ये पेटी इस तरीके से जाती है यहाँ से, और प्रशांत महासागर में भी, वो प्रशांत कह रहा हूँ, भूमध्य सागर में भी ये पेटी पाई जाती है। भूमध्य सागर में जैसे एक सिसिली द्वीप है, इटली का ही एक द्वीप है, क्या नाम है? सिसिली। सिसिली द्वीप में ही जो है ये स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है। सिसिली द्वीप के पास में ही एक लिपारी जो है छोटा सा द्वीप होगा, वहीं पर क्या है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है। तो ये सिसिली में ही, इटली में ही आता है। स्ट्रोम्बोली किस में आता है? इटली देश में आता है। तो यहाँ पर बहुत छोटे छोटे इस तरीके से जो है एक्टिव ज्वालामुखी की जो है वो पाए जाते हैं इसमें। तो ये दूसरी पेटी हो गई। इसके अलावा तीसरी पेटी दरारी उद्भेदन वाली है। तीसरी पेटी कहाँ है? दरारी उद्भेदन वाली। वो कहाँ है? मध्य महासागरीय कटक के नाम से जानी जाती है। जो अटलांटिक महासागर में जो मध्य महासागरीय कटक है, यहाँ पर एक पेटी पाई जाती है। अब इसकी इस साइड में एक जो है कटक बन जाता है जो ज्वालामुखी से निर्मित है। किससे निर्मित है? ज्वालामुखी पदार्थ से निर्मित है, लावा से निर्मित है। तो यहाँ पर भी दरारी उद्भेदन से निर्मित है। तो ये तीसरी पेटी हो गई। ये क्या हो गई? मध्य महासागरीय पेटी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य महासागरीय पेटी। पहली हो गई परिप्रशांत अग्निवलय। पहला क्या है? परिप्रशांत अग्निवलय, और सबसे ज़्यादा इसी में आते हैं और अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी इसी पेटी में पाए जाते हैं। किसमें? परिप्रशांत मेखला में। 500 सक्रिय ज्वालामुखी में से अधिकांश ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? सक्रिय परिप्रशांत मेखला में। दूसरी पेटी हो गई मध्य महाद्वीपीय पेटी, जिसमें आपका भूमध्य सागर वाला क्षेत्र भी आ जाता है। और तीसरी पेटी हो गई आपकी मध्य महासागरीय कटक। और इसके अलावा जो यहाँ पर दरार बन रहा है, यहाँ पर भ्रंश बन रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है? भ्रंश। मैंने भ्रंश बताया था ना, कौन सी दुनिया की सबसे बड़ी भ्रंश है? अफ्रीका महाद्वीप में, जो कि जॉर्डन से शुरू होकर, यहाँ जॉर्डन है, जॉर्डन से शुरू होकर के इस तरीके से यहाँ पर जो है दक्षिण अफ्रीका तक चली जाती है, फैलते हुए लगभग 5-5.5 हज़ार किलोमीटर लंबी है। तो ये जो है इसके सहारे भी कुछ जो है ज्वालामुखी क्रिया होती है। यहीं पर किलिमंजारो पाया जाता, किलिमंजारो है, केन्या पर्वत है, ये सब क्या है जो है पर किससे निर्मित है? ज्वालामुखी से ही निर्मित है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ भी ज्वालामुखी की क्रिया संपन्न होती। इसके अलावा जो है कुछ ज्वालामुखी अंतर प्लेट में भी पाए जाते हैं। प्लेट के बीच में, प्लेट अंतरा प्लेट उसको बोलते हैं, अंतरा प्लेट, यानी प्लेट के बीच में। अब जैसे यहाँ पर एक ज्वालामुखी है, लेकिन ये तो किनारे ही है, प्लेट के सहारे ही है। यहाँ पर एक ज्वालामुखी जो सबसे ऊंचा है, इक्वाडोर, वो यहाँ कह रहा हूँ इक्वाडोर में, यहाँ पर इक्वाडोर है, यहाँ पर है इक्वाडोर ना, जो है इक्वाडोर में कौन सा है? कोटापेक, दुनिया का सबसे ऊंचा कोटापेक से, तो वो इसी बेल्ट में स्थित है। किसमें? परिप्रशांत मेखला में, परिप्रशांत मेखला में। लेकिन जो कुछ ज्वालामुखी क्रिया, जैसे भारत में दक्कन प्लेटो है, भारत का दक्कन प्लेटो है, तो ये किस में आएगा? अंतर प्लेट में आएगा, प्लेट के बीच में आएगा। तो ये कैसे बनते हैं? हॉट स्पॉट्स के कारण हॉट प्लेन्स बन जाते हैं। हमने बताया नहीं कि जो है एस्थनोस्फेयर में जगह जगह द्रवित अवस्था में, गलित अवस्था में चट्टानी भाग पाए जाते हैं। तो वहाँ पर हॉट स्पॉट्स बन जाते हैं, गर्म जो है उष्ण स्पॉट्स, उष्ण जो है छिद्र बन जाते हैं या स्पॉट बन जाते हैं, उष्ण गर्म जो है हॉट स्पॉट बोलते हैं। तो वो हॉट स्पॉट क्या करते हैं? वहाँ से सीधे जो है एनर्जी रिलीज होती है और किसी क्षेत्र से ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है। तो ऐसे बहुत कम है। तो चौथा ये हॉट स्पॉट के कारण
हॉट स्पॉट के कारण जो है अंतर प्लेट पर भी जो है ज्वालामुखी देखने को मिलती है। लेकिन मुख्य रूप से 3 ही पेटी हैं जो विश्व में ज्वालामुखी का विस्तार देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो है अब ये कुछ ज्वालामुखी से कुछ स्थल रूप भी बनते हैं। ज्वालामुखी पदार्थ जब बाहर निकलता है उसके सहारे जब लावा बाहर आता है तो कुछ स्थल रूप भी बनते हैं, कुछ अंदर बन जाते हैं, कुछ बाहर बनते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, सूखने के बाद मतलब ज्वालामुखी खत्म हो गया, उसके बाद जो वॉल्केनिक पाइप में या जो चट्टानों में इधर उधर लावा चला जाता है और सूख जाता है तो उससे स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। और जब ऊपर से अपक्षय होता है उस भूभाग का तो स्थलाकृतियाँ बाहर निकल करके दिखाई देती हैं, स्थलाकृतियाँ बाहर निकल करके आकर के दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर हम लोग दोनों प्रकार की स्थलाकृतियों का अध्ययन करते हैं। एक जो अंदर बनता है, धरातल के अंदर बनता है तो उसको इंट्रूसिव या आंतरिक स्थल रूप कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रूसिव या आंतरिक। जैसे ये है आपका जो है यहाँ पर भरा हुआ है मैग्मा चैम्बर, यहाँ मैग्मा है, यहाँ पर क्या है? मैग्मा चैम्बर। मैग्मा चैम्बर के ऊपर जो है सूखने के बाद कुछ इस तरीके से गहराई में ही एक आकृति बन जाती है तो उसको बोलते हैं बैथोलिथ। इसको क्या बोलते हैं? बैथोलिथ। हाँ, गहराई में एक आकृति बन जाएगी, यानी मैग्मा चैम्बर के जस्ट ऊपर, मैग्मा चैम्बर के जस्ट ऊपर, और इसका जो बेंड होगा, यानी इसका जो कर्व होगा किस तरीके से होगा? उत्तल होगा। कैसे होगा? उत्तल ढाल। चश्मे होते ना 2 तरीके से, उत्तल और अवतल। तो इसका ढाल कैसा है? उत्तल। इसका ढाल कैसा है? उत्तल। तो उत्तल ढाल वाले बड़े से आकृति जो गहराई में बनते हैं मैग्मा चैम्बर के आसपास, उसको क्या कहते हैं? बैथोलिथ। बैथोलिथ, इसका नाम ही बैथोस से बना है। किससे बना है? बैथोस। लिथ मतलब तो हो गया आकृति। लिथ मतलब जैसे लिथोस्फेयर पढ़ते हैं ना, लिथोस्फेयर वाला ही लिथ यहाँ आ गया है। लिथोस्फेयर वाला स्थलमंडल, लिथोस्फेयर का हिंदी क्या होती है? स्थलमंडल। स्थल मतलब आकृति। तो बैथोस का मतलब होता है गहराई में। बैथोस का मतलब होता है गहराई में। और दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा? गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। बैकाल झील में बै आता है। बैकाल झील में क्या आता है? बै। और बैथोलिथ में भी बै आता है। अर्थात शब्दों से यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है नाम में वो आता है, जो भी नाम होते हैं। अभी गहरे में बन रहा है इसीलिए इसको बैथोलिथ कहा जाता है। बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील है इसलिए उसको बैकाल कहा जाता है। अब समझ गए? तो ये बैथोलिथ सबसे नीचे बनेगी। टिक लगाने के लिए आता है परीक्षाओं में कि कौन सी आकृति मैग्मा चैम्बर के जस्ट ऊपर बनती है या गहराई में सबसे ज़्यादा बनती है, वो बैथोलिथ है। और बैथोलिथ किस तरीके से बनती है? बट जो है ये जो कौन सा वो है? उत्तल ढाल है। कौन सा ढाल है? उत्तल ढाल। जब ऐसे बनेगा तो उसको अवतल ढाल बोलेंगे। जैसे अंडा काट दो बीच से, फिर इसको रख दो इस तरीके से, उसका जो है तल नीचे करके, तो ये इस तरीके से अंडा काट करके ऐसे रख दोगे ना तो ये इस तरीके से दिखेगा, आधा कटा हुआ अंडा। तो इस आकृति की ये बन जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? बैथोलिथ। हाँ, उत्तल ढाल या फिर उत्तल ढाल वाला ही होता है और बैथोलिथ होता है। तो ये काफ़ी बड़ी संरचना होती है बैथोलिथ। अब एक पाइप यहाँ, ये तो पाइप गई है, ज्वालामुखी पाइप गई। एक पाइप ज्वालामुखी की यहाँ से भी निकल गई मान लेते हैं, और थोड़ा सा ऊंचाई पे जा करके एक और इस तरीके से जो है बैथोलिथ की संरचना तरीके से एक छोटी सी आकृति ऐसे बन जाती है, छोटी सी आकृति बन जाती है। और ये इसका भी ढाल कैसा होता है? उत्तल ढाल होता है। इसका भी ढाल कैसा होता है? उत्तल ढाल। तो इसको बोलते हैं लैकोलिथ। इसको क्या बोलते हैं? लैकोलिथ। इसको बोलते हैं लैकोलिथ। ठीक, लैकोलिथ वास्तव में है क्या? बैथोलिथ ही है, लेकिन ये बैथोलिथ से ऊपर है, बैथोलिथ से ऊपर है। और ये हमारी सतह जो है स्थलमंडल का सतह है। तो इस अगर ये इरोजन होगा तो सबसे पहले कौन सी सतह दिखाई देगी? लैकोलिथ। बैथोलिथ तो बहुत गहराई में, ये तो कटेगा ही नहीं, यहाँ तक जो है अपक्षय होगा ही नहीं, अपर्दन होगा ही नहीं। लेकिन लैकोलिथ जो है ऊपर से सतह साफ हो जाएगी तो लैकोलिथ दिखाई देने लगती है। कर्नाटक में जाओगे आप तो ऐसे लैकोलिथ वाले पर्वत छोटे छोटे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये लैकोलिथ है, यहाँ पर बना। और इसके अलावा कुछ इस तरीके से, जैसे लावा इस चट्टान में ऐसे ऐसे जा रहा है, लावा ऐसे ऐसे जा रहा है, सीधा ना जा करके ऐसे ऐसे जा रहा है। उसने पाइप को अपना क्या बनाया? सर्पिलाकार बना दिया। पाइप को कैसा बना दिया? सर्पिलाकार। अब लावा उद्गार के बाद पाइप में ये सूख जाएगा, पाइप में ये सूख जाएगा मैग्मा। तो इस तरीके से जो बन जाता है, जो आकृति बनती है उसको बोलते हैं
फैकोलिथ, क्या बोलते हैं? फैकोलिथ। तो इसमें मोड़दार संरचना बनती है। कैसी बनती है? मोड़दार। तो इसको क्या बोलते हैं? फैकोलिथ। इसको बोलते हैं फैकोलिथ। तो ये मोड़दार संरचना। हाँ, मतलब ये पहाड़ नहीं होते ज्वाला में, बैठो देगा समतल भूमि को देगा ज्वाला में होता यहाँ नहीं होगा सम भाई। वहां प्लेट टकराई माता है। हाँ, प्लेट टकराएगी तो ये जमीन के नीचे की बात कर रहे हैं। नहीं वो मैं ये कह रहा मतलब लावा नहीं कर रहा भाई, तो पहाड़ बनेगा, सीधे पहाड़ बन जा, मतलब पहाड़ के भाई निकल करेंगे। हाँ, पहाड़ एक बार बन जाएगा जब वहाँ से निकलेगा। लावा एकदम। हाँ हाँ, अभी बनाएंगे लावा, पहाड़ बनाएंगे। अभी टॉपिक अभी आ रहे हैं, जो बाहर वाला बताएंगे उसी में पढ़ाएंगे, ठीक है? तो अभी बता रहे हैं। तो ये अंदर का बन रहा है, जो इस तरीके से मोड़दार संरचना वाला बनेगा उसको बोलते हैं फैकोलिथ। और हम लोगों ने मोड़दार पर्वत पढ़ा है। मोड़दार पर्वत के 2 अंग होते हैं। ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? एंटीक्लाइन। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में तो एंटीक्लाइन है। नीचे वाले को सिनक्लाइन कहते हैं। ऊपर वाले को, ऊपर है अपनति। अपनति, ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अपनति। और जो नीचे घाटी नुमा है उसको क्या बोलते हैं? अभिनति। तो ऐसे ही अपनति और अभिनति इसमें बन जाता है। तो प्रश्न आएगा कि किस जो है ज्वालामुखी आकृति में, किस आंतरिक ज्वालामुखी आकृति में अभिनति और अपनति बनती है? तो किसमें बनती है? फैकोलिथ में। किसमें बनती है? फैकोलिथ में। क्योंकि इसमें मोड़दार संरचना में ज्वालामुखी पदार्थ जम जाता है। और मान ले बाई दी वे ज्वालामुखी की क्रिया हुई है, इस तरीके से इधर से एक पाइप जा रही है और उसने इस तरीके से जो है थाली के नुमा, थाली नंदोला के नुमा अब एक नांदा बना दिया। कैसे बना दिया? नंदोला, जिसमें गैया पानी पिएगी। तो ये नांदा नुमा बना दिया। इसका ढाल कैसा है? अवतल है। इसका ढाल कैसा है? अवतल है। तो ऐसे ही आकृति को कहते हैं लोपोलिथ। अब ये लोट रहा है तो इसको कहते हैं लोपोलिथ। क्या कहते हैं? लोपोलिथ। तो लोपोलिथ इसी की उल्टी है। अभिसारी, अभिसारी तो किनारा है। अपसारी 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं। अभिसारी 2 प्लेट टकराते हैं। अभिसरण, ठीक, वो होता है, वो प्लेटों का किनारा होता है। तो अच्छा अच्छा अच्छा, वो लेंस की बात कर रहे हो? फिजिक्स। अच्छा अच्छा अच्छा, चल तो वो फिजिक्स जब कभी पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो ये लोपोलिथ, लोपोलिथ में यहाँ पर जो है नंदोली, ये उल्टी नंदोली बन गई तो लैकोलिथ। उल्टी नंदोली बन गई तो क्या बन गया? लैकोलिथ। और सीधी नंदोली बन गई तो लोपोलिथ। नंदोली मतलब गैया पानी पिएगी, इसमें पानी भर दो गैया पिएगी, तो लोपोलिथ हो गया, ठीक। और एक आकृति इस तरीके से यहाँ से ऐसे जा रही है और यही सूख गया, इस तरीके से पड़ी हुई है। और पड़ी हुई घर में हमारे जो है सिलवट्टा होता है। मम्मी भाभी चाची सब क्या करती, चटनी पीसती ना सिलवट्टे में, सिलवट्टे में पीसती ना, तो सिल जैसी पड़ी रहती है, तो इसको सिल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सिल कहते हैं। अब ये ठोस हो गया, सिल ही तो हो गया, काट करके लाओ चटनी पीसो। और पीसोगे किससे? बटखरा से। तो यहाँ बटखरा ना कह करके ये जो खड़ी वाली आकृति होती है इसको कहते हैं डाइक। क्या कहते हैं? डाइक। जो इस तरीके से लेटी हुई संरचना सिल कहलाती है और खड़ी हुई संरचना क्या कहलाती है? डाइक। डाइक। और जो इस तरीके से नंदोली नुमा बनती है नांदे की आकृति के, या फिर जो है अवतल इसके ढाल होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? लोपोलिथ। और उल्टी नंदोली लैकोलिथ। और बड़ी सी उल्टी नंदोली और मैग्मा चैम्बर के पास में बैथोलिथ। और जब मोड़दार संरचना में फैकोलिथ, जिसमें अपनत और अवनत पाई जाती, तो सिल और डाइक हो गया। और इसी के सहारे यहाँ पर एक चला गया और इसने जो है ऊपर जा करके लावा जमा कर दिया यहाँ पर, तो एक पठार बन गया। क्या बन गया? पठार बन गया। अब लावा का पठार बन गया। अब ये भी जो जब सतह खुलेगी तो पठार बाहर निकल आएगा, पठार बाहर निकल आएगा। तो इस तरीके से ये जो है पूरा संरचना हो गई, जो आंतरिक संरचना बोलते हैं इसको। ज्वालामुखी की ये आंतरिक स्थलाकृतियाँ हैं। ज्वालामुखी की क्या है? ये आंतरिक स्थलाकृतियाँ हैं। इस तरीके से ज्वालामुखी की आंतरिक स्थलाकृतियाँ बनती हैं। इसमें जो ऊपर है वो क्या होते हैं? अपर्दन अपक्षय के बाद बाहर आकर के दिखाई देने लगते हैं। अब हम लोग बाहर बनने वाले स्थलाकृतियों की चर्चा करेंगे। ज्वालामुखी में कुछ स्थलाकृतियाँ बाहर भी बनती हैं जो हमको दिखाई देती हैं, ठीक। अब ज्वालामुखी में जो सबसे पहली चीज़ क्या है? ज्वालामुखी उद्गार लावा से पहले क्या निकलेगा? राख वगैरह निकलेगा। क्या निकलेगा? राख वगैरह निकलेगा। तो ये कुछ हमारा लाल वाला चौक कहाँ है? ये हमारी ज्वालामुखी है। ये क्या है? ज्वालामुखी। और ये पाइप है। ये क्या है? पाइप है। यहाँ पर चैम्बर है। यहाँ पर क्या है? चैम्बर। किसका? डॉक्टर का चैम्बर है? नहीं, मैग्मा चैम्बर है। हाँ, डॉक्टर का चैम्बर नहीं, मैग्मा चैम्बर है। वो भी डॉक्टरी कर रहा है, मैग्मा भी तो बैठा हुआ डॉक्टर बन करके।
अब यहाँ से उद्गार हुआ तो पहले क्या निकला, यहाँ राख निकला। क्या निकला? राख की परत यहाँ जमा होगी, राख की परत निकल गई तो ये एक शंकु, एक कोन के आकार का बन गया है कि नहीं, एक पहाड़ नुमा आकृति बन गई। तो एक कोन शंकु के आकार की बन गई और बनी किससे है? राख से बनी है। तो राख शंकु कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? राख शंकु। लेकिन राख शंकु सही शब्द नहीं है, तो भूगोल की भाषा में इसको कहते हैं सिंडर शंकु। क्या कहते हैं? सिंडर शंकु। तो सिंडर शंकु मोस्टली क्या है? शंकु की आकृति की ऐसी ज्वालामुखी पर्वत जो राख से बनती है। किससे बनती है? राख से बनती है, तो उसको बोलते हैं सिंडर शंकु। अब इस राख के साथ साथ में लावा भी तो निकलेगा, तो इसके ऊपर लावा की परत जम गई, इसके ऊपर लावा की परत जम गई। और लावा का जो स्वभाव होता है, लावा में जो है दो स्वभाव होता है। एक लावा जो होगा वो अम्लीय होगा और दूसरा लावा क्या होगा? क्षारीय होगा। अम्लीय लावा होता है और क्षारीय। अम्लीय लावा को लेके मुंह पे लगाओगे तो वो थोड़ा सा कैसा लगेगा? जैसे नमकीन खारा सा लगेगा, जल जाएगा। तो ऐसे ही जो है ये अम्लीय लावा, और अम्लीय लावा किस तत्व के कारण वो अम्लीय, मतलब वो अम्लीय होगा? तो उसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा पाई जाएगी। किसकी? सिलिका की मात्रा ज़्यादा पाई जाएगी, तो वो अम्लीय होगा। हाँ, तो अभी सिंडर शंकु पढ़ा दिए। अब दूसरा हम क्या बताते रहे थे? जो है लावा शंकु के बारे में। ये लावा यहाँ मैग्मा बाहर आकर जमा हो गया तो लावा शंकु बनता है। और लावा जो है मैग्मा के जो है इसकी अम्लता और क्षारिता, अम्ल और क्षार के आधार पे दो प्रकार के लावा होते हैं। कैसे? अम्लीय और क्षारीय। अगर उसमें सिलिका ज़्यादा है तो कैसा होगा? वो अम्लीय होगा। सिलिका ज़्यादा है तो वो अम्लीय होगा। और अम्लीय लावा गाढ़ा होता है। अम्लीय लावा क्या होता है? गाढ़ा होता है। और गाढ़ा लावा क्या होगा? तुरंत जो है जहाँ जाएगा वहीं पे तुरंत जम जाएगा, वहीं पे तुरंत जम जाएगा। तो जब जम जाएगा तो उसका ढाल कैसा होगा? तीखा होगा। ढाल कैसा बनेगा? तीखा। भाई ऐसे गया, ऐसे पाइप है और लावा ऐसे निकला, यहाँ पर ऐसे ऐसे जमता चला गया, ऐसे ऐसे ठोस है तुरंत जमता मतलब गाढ़ा है तुरंत जमता चला जाएगा। तो इसका ढाल कैसा होगा? तीखा होगा, तीव्र ढाल होगा। तो तीव्र ढाल वाला कौन सा लावा शंकु होता है? इसको लावा शंकु बोलते हैं। क्योंकि ये लावा जमेगा तो जो शंकु बनेगी क्या बोलेंगे? लावा शंकु। राख से बनेगी उसको सिंडर शंकु। राख से बनेगी तो क्या बोलेंगे? सिंडर शंकु। और लावा से बनेगी तो लावा शंकु। और लावा शंकु भी दो प्रकार से बनेंगे। एक कौन सा? जो है अम्लीय और दूसरा क्षारीय। क्षारीय को पैठिक भी बोलते हैं, पैठिक लावा शंकु भी बोलते हैं, क्षारीय को पैठिक। क्षारीय में सिलिका की मात्रा कम होती है, तो लावा का जो लावा होता है वो पतला होता है। लावा कैसा होता है? पतला होता है। और जब पतला होगा तो फिर वो जल्दी सूखेगा नहीं, तो दूर तक फैल जाएगा, दूर तक फैल जाएगा। अब दूर तक फैलेगा तो उसका ढाल कैसा होगा? मंद होगा, तीखा ढाल नहीं होगा, ढाल उसका मंद होगा। तो इस तरीके से ये जो है क्षारीय लावा से बनेगा। क्या बनेगा? आपका जो है लावा का जो वो बनेगा शंकु, लावा का शंकु बनेगा। तो सिंडर शंकु हमने पढ़ा, लावा शंकु पढ़ा। अब फिर इसके बाद में इसके ऊपर फिर क्या निकला? सिंडर शंकु निकला। फिर क्या बना? इस पे सिंडर, यानी राख फिर जमा हो गया, राख फिर जमा हो, फिर इसके ऊपर से लावा फिर जमा हो गया, फिर जमा हो गया। यानी एक परत राख की, एक परत जो है लावा की, फिर एक परत राख की, एक परत लावा की, इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा? खिचड़ी। क्या हो जाएगा? खिचड़ी। तो खिचड़ी को हम यहाँ खिचड़ी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? मिश्रित। क्या कहेंगे? मिश्रित। तो मिश्रित शंकु बनेगा। ये शंकु एक्चुअली क्या है? ये पहाड़ी है। क्या है? ज्वालामुखी की पहाड़ी है, जो कैसे देखने लगती है? शंकु, कोन के आकार की। कोन खाए? आइसक्रीम खाए हो ना, कोन में भर के देते हैं आइसक्रीम, तो ऐसे ही तो होता है। यहाँ नीचे वो लगा दो, पकड़ डंडी, आइसक्रीम बन गया। तो कोन के आकार का होता है, इसलिए इसको शंकु बोलते हैं। और ये इसमें खिचड़ी बन गई, जो है राख का भी है, लावा का भी है, सब। तो इसको क्या बोलते हैं? मिश्रित शंकु। और अंग्रेजी में इसको कंपोजिट बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कंपोजिट कोन बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, कंपोजिट कोन। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जो है इसके अलावा इस पे जो है दूसरे भी अपना भोजन लेने के लिए नए नए पाइप निकल आते हैं। इधर से एक पाइप निकल गया, इधर से एक पाइप निकल गया, इधर से एक पाइप निकल गया, तो यहाँ पर भी इसका एक वो बन जाएगा क्रेटर, और वहाँ भी लावा निकलेगा, यहाँ भी। तो इस तरीके से इसी के ऊपर नए नए ज्वालामुखी के जो है कोन बन जाते हैं। तो इसको बोलते हैं परपोषित शंकु, परपोषित शंकु। यानी मेन तो ये हो गया, मेन तो ये वाला हो गया, और इसके ऊपर छोटे छोटे शंकु और बन गए, तो उसको बोलते हैं परपोषित शंकु। ऐसे परपोषित कुछ वो भी होते, जैसे लताएं हैं, लताएं परपोषित ही तो होती हैं। बहुत सारी लताएं हैं जो पेड़ पे चढ़ जाती हैं और पेड़ का भोजन खाती रहती हैं, खुद तो बनाएंगी नहीं, पेड़ का भोजन खाती रहेंगी।
तो ऐसे ये भी है। इन्होंने भोजन कहाँ से लिया? मैग्मा चैम्बर, मुख्य वाले मैग्मा चैम्बर से, मेन वाले से लिया। खाना कहाँ से लिया? मेन वाले से। और अपने आप को जीवित कर रही, अपना स्थलाकृति बना रही, इसलिए इनको क्या कहते हैं? परपोषित। दूसरे से पोषण लेकर के, दूसरे का पोषण चुरा करके अपने आकृति को बना लिया, इसलिए इसको कहते हैं परपोषित। तो इस तरीके से ये परपोषित हो जाएगा। और क्रेटर हमने बता ही दिया, जो ये वाला मुख था उसको क्या बोलते हैं? क्रेटर। अब जब इसमें ज्वालामुखी क्रिया बंद हो जाएगी तो ये बंद हो जाएगा, डॉट जो है, तो ये क्रेटर झील बन जाता है। और कभी झील बन गया, अब इस तरीके से क्रेटर है ये, और अचानक कभी कभी फिर से विस्फोट हो, पानी भी भरा हुआ है और यहाँ से फिर विस्फोट हुआ तो ये क्या हो जाएगा? ध्वस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध्वस्त। और जो पानी था वो नीचे चला जाएगा, पानी नीचे चला जाएगा। और जब पानी नीचे जाएगा तो फिर वो पानी क्या बन जाएगा? जलवाष्प। और जलवाष्प में गुप्त ऊष्मा होती है, जलवाष्प में गुप्त ऊष्मा होती है। इसका अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो मम्मी कुकर में खाना बनाए, फिर सीटी निकाल दो, हाथ रख दो उसके ऊपर, ठीक, गरम गरम, और जल जाओगे। देखने में तो लग नहीं रहा है? हाँ, फूली रोटी मोंगरी घुसेड़ दो, ठीक। तो ये जलवाष्प अंदर चला गया, अब गुप्त ऊष्मा रिलीज हुई तो बहुत भयंकर फिर से पुनः विस्फोट होगा, फिर से ये निकलेगा तो ये पूरा क्षेत्र में उड़ जाता है, ये वाला पूरा क्षेत्र उड़ जाता है, ध्वस्त, पूरा बड़ा हो गया। तो क्या कहते हैं उसको? काल्डेरा। क्या कहते हैं? काल्डेरा। तो काल्डेरा एक्चुअली क्या है? बड़ा क्रेटर है। क्या है? बड़ा क्रेटर है, जो किससे बना? क्रेटर के ध्वस्त होने से। किससे बना? क्रेटर के ध्वस्त होने से, ठीक। तो ये काल्डेरा बन गया। और इसके अलावा जो है लावा डॉट और ग्रीवा कुछ बनते हैं। जैसे अब ये क्रेटर या काल्डेरा बन गया तो इसको बंद करने के लिए, भाई लावा सूख गया तो इसका मुहाना नीचे वाला क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, नीचे वाला बंद हो जाएगा। डॉट लग गया, क्या लग गया? डॉट लग गया। तो इसको इसीलिए इसको बोलते हैं ज्वालामुखी डॉट। क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी डॉट। तो डॉट लग गया, ये बंद हो गया। अब बंद हो गया तभी तो झील बनेगा पानी भर करके। और ये वाला सूख गया, ये वाला, तो गर्दन होगा। ये क्या होगा? गर्दन होगा। तो इसको बोलते हैं ज्वालामुखी ग्रीवा। ज्वालामुखी ग्रीवा। ये वाला जो पाइप है, पाइप का ऊपरी हिस्सा जो जम गया, ये क्या कहलाता है? ग्रीवा। क्या कहलाता है? ग्रीवा। और जो यहाँ पर डॉट लग गया उसको बोलते हैं ज्वालामुखी डॉट। क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी डॉट। तो इस तरीके से ये कुछ स्थलाकृतियाँ जो बाहर बनती हैं। इसके अलावा देखो कुछ चीज़ और छूट रहा है, गेजर और धुआंरे, ये भी समझ लो। कुछ जो है कभी कभी क्या होता है कि जो है कहीं ज्वालामुखी क्रिया कहीं कहीं होती है जहाँ अंदर जो हॉट स्पॉट्स हैं वहाँ पर गर्म पानी बाहर निकलते रहते हैं, बॉयल होकर के ऊपर निकलते रहते हैं, गर्म चश्मे पानी के, तो उनको क्या बोलते हैं? गीज़र। क्या बोलते हैं? गीज़र। भाई हम लोग नहाने जाते हैं तो गीज़र ऑन करके पानी गर्म करते हैं ना, हम तो भाई इसको तौबा कर लिए, अब नहीं यूज़ करते हैं, उससे बहुत दुर्घटनाएं होती हैं। तो हमने कहा ठंडे पानी से नहा लो या समर चलाकर टंकी भरते रहो और नहा लो, उससे ज़्यादा सही है। तो गीज़र जो गैस का गीज़र ज़्यादा खतरनाक होता है, उसमें गैस वाले गीज़र में क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। बाथरूम में वेंटिलेशन नहीं है, एग्जॉस्ट नहीं लगा है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, नहाते नहाते आदमी चले जाते हैं एकदम परमानेंट ऊपर। तो गीज़र या गीज़र कहते हैं। गीज़र क्या चीज़ है? उबलता हुआ पानी निकलता है हॉट स्पॉट के सहारे, ये भी ज्वालामुखी से संबंधित है इसलिए बता रहा हूँ। तो ये गीज़र है। और इसके अलावा जब ज्वालामुखी अपने मृतावस्था में होता है, बुढ़ा जाता है, तो उसके पास कुछ बचता नहीं, सुखौड़ी हो जाता है। ये मैग्मा चैम्बर से मैग्मा ख़त्म हो गया, पानी वानी जाता रहता है इसके अंदर, तो वो धुआं बन करके, या फिर कुछ अंदर कुछ बचा तो उसका धुआं निकलता रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? धुआंरे। क्या बोलते हैं? धुआंरे। फिमरोल्स बोलते हैं, धुआंरे। तो अलास्का में ऐसे धुआंरों की घाटियाँ पाई जाती हैं। अलास्का कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में, या फिर जो है कनाडा के बगल में है, लेकिन है किसका हिस्सा? संयुक्त राज्य अमेरिका का ये है अलास्का, जिसको रूस ने प्यार से बेच दिया था। किसको? अमेरिका को। और कनाडा और अमेरिका के बीच लड़ाई लगाने के लिए, याद आ गया? तो ये अलास्का है। अलास्का रूस अमेरिका का एक राज्य है। और अलास्का में क्या पाया जाता है? धुआंरों की घाटी। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे धुआंरे, क्योंकि ये कहाँ पर है? ये जो है प्लेट टेक्टोनिक्स के प्लेट के किनारे पर है, प्लेट के मार्जिन्स पर है, किनारे पर है। और यहाँ पर जो है सतह पानी जो है झीलें भी हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर धुआंरे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? धुआंरे। कुछ छूटा तो नहीं? और सब कुछ हो गया ज्वालामुखी, जितना पॉइंट लिखा था सब हो गया।